हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जो है बोहर्स मॉडल के क्वेश्चन या हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा है जो उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। और यदि आपने इसका वन शॉट माइंड मैप नहीं दिया है तो जाकर फटाफट देखो ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। What is the wavelength? What is the wavelength of the light emitted? जो लाइट एमिट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशन करता है फ्रॉम एन एनर्जी लेवल n इजिकल टू 4 से n इजिकल टू 2 में। यानी कोई n इजिकल टू 4 से n इजिकल टू 2 में यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकली, क्यों हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है, यानी बाहर निकलेगी एनर्जी। तो ये जो एनर्जी निकल रही है इसकी वेवलेंथ अपने को बतानी है। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? न्यू बार इजिकल टू आर एच इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर है। यहां पर n1 क्या होगा? जो फाइनल इलेक्ट्रॉन जहां पे आ रहा है। n2 क्या होगा? जहां से आ रहा है। ठीक है। RH क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्लियर है। ये क्या होता है? वेव नंबर होता है। तो चलो वेव नंबर निकालते हैं। यानी न्यू बार इजिकल टू हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/n1²। n1 कितना है? 2, यानी 2 का स्क्वायर, माइनस n2 कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/4 माइनस 1/16। तो अब इसे सोल्व करेंगे। 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। 4 और 6 का 16 का एलसीएम क्या होता है? 16 होता है। तो जब इसे सोल्व करोगे तो 4 माइनस 1 तो कितना आ गया? ये 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3/16। ये क्या आ गया? न्यू बार की वैल्यू आ गई, यानी वेव नंबर आ गया इतना। अब हम जानते हैं कि वेव नंबर क्या होता है? 1/λ होता है। तो लैम्डा इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/वेव नंबर। तो लैम्डा इजिकल टू 1/वेव नंबर। वेव नंबर कितना है? 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16 कितना है? मीटर इनवर्स। यानी इधर जब ये हो जाएगा मीटर इनवर्स ऊपर जाकर मीटर में हो जाएगा। तो लैम्डा इजिकल टू क्या हो गया? 16/1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 मीटर। तो क्या लिख सकते हैं इसे? 16/3.3 यानी 1.1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब इसे सोल्व कर लो। 16 को जब डिवाइड करोगे 3.3 से तो कितना आता है? ये आता है 4.84 इंटू 10⁻⁷ मीटर। जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, यानी 484 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और इसे आप क्या लिख सकते हो? 484 नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 484 नैनोमीटर हो जाएगा। क्या हो गया आंसर? 484 नैनोमीटर। ये आ गए हमारे पास वेवलेंथ। क्लियर है। सिंपल हमने ये इक्वेशन लगाई है जिसके अंदर हमने सबसे पहले वेव नंबर निकाला, अब फिर वेव नंबर को लैम्डा के अंदर कन्वर्ट कर लिया। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, यानी इसी एक फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे बोहर मॉडल के। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए टू आयनाइज। आयनाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकाल के बहुत दूर फेंक देना। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ी है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक देना। तो उसी तरीके से आयनाइज होता है
उसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर फेंक देंगे किसी पर्टिकुलर एटम से। यदि इलेक्ट्रॉन 5वीं शेल में प्रेजेंट है, यानी n इजिकल टू 5 में इलेक्ट्रॉन है अभी, और यहां से हमें इसे बाहर फेंकना है, यानी आयनाइज करना है। आयनाइज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को जो है हाइड्रोजन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बहुत दूर फेंकना है, बहुत दूर, इतनी दूर कि उसे हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। यानी आपके पास यदि इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो हमें इतनी दूर फेंकना पड़ेगा कि ये जो है इलेक्ट्रिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है हाइड्रोजन का उससे बाहर चला जाए। उससे बाहर कब जाएगा, जब हम इसे n की इजिकल टू इंफिनिटी वैल्यू पर फेंक देंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पे हो गई इंफिनिटी। चलो, इसके लिए हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए क्या इक्वेशन लगाते हैं, न्यू बार इजिकल टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो न्यू बार इज इक्वल टू आर एच 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स इंटू 1/n1। क्या लिखूं यहाँ पे, 5 का स्क्वायर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर। चलो, 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स इंटू 1/25 माइनस 1/इंफिनिटी। इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इंफिनिटी होगा, और 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। यानी 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो मैं 0 लिख सकता हूं इसे, यानी 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 25। ये क्या आ गया, न्यू बार आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास न्यू बार आ चुका है, तो क्या निकाल लेंगे, अब एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी हमें पता है क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। तो एच सी इंटू 1/लैम्डा लिख सकता हूं, और क्या मैं 1/लैम्डा को न्यू बार लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू बार इजिकल टू क्या होता है, 1/लैम्डा होता है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, h 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू न्यू बार कितना है, 1.1 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 25। चलो, तो एनर्जी को अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो 6.6 इंटू 3 इंटू 1.1 यानी 3.3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 प्लस के 8 और प्लस के 7, यानी इसे अब हमें सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। तो 6.6 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाय 25, तो यह आएगा 0.817। ठीक है, इंटू 10 की पावर में माइनस के 34 प्लस के 8 प्लस के 7 यानी 10 की पावर माइनस 90। ये क्या आ गया, जूल में आ गई इतनी एनर्जी। क्लियर है, किसके लिए एनर्जी आ गई, ये एनर्जी आ गई वो जो हमें चाहिए ताकि हम हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर सकें, यानी हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर फेंक सकें। इतनी एनर्जी चाहिए कि हमें उस इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर फेंकने में, 5th शेल से। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, इसे कंपेयर करिए विद आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसके साथ इसे कंपेयर करिए। ठीक बात है, कंपेयर करते हैं। चलो, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है हाइड्रोजन के लिए, वो हो जाती है माइनस ऑफ En, यानी माइनस ऑफ E1, यानी सबसे पहली शेल से बाहर फेंकने में जो एनर्जी लगेगी उसका नेगेटिव कर दो, वो क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो माइनस ये क्या होती है, En माइनस के 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब हाइड्रोजन एटम की बात करिए तो सब वैल्यू 1 होगी, यानी प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्यों, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इजिकल टू एटॉमिक नंबर 1 होता है और N इजिकल टू 1 होगा, क्योंकि पहली शेल की बात हो रही है। किसकी, पहली शेल की बात हो रही है, N इजिकल टू 1 ऑर्बिट। क्लियर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ये आ गई। अब इनका हमें कंपैरिजन करना है, किसका, जो एनर्जी हमने पीछे निकाली
उसको कंपेयर करना है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। अब ये जो एनर्जी है ये जूल के अंदर है और ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। या तो हम दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करें, जब भी तो कंपेयर करेंगे भाई। कंपेयर कब करते हैं? जब दोनों चीजों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हो। तो यहाँ पर यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर यूनिट है जो जूल में है। तो इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर लें तो हम आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। इससे ये कैंसिल हुआ तो 0.87 को डिवाइड करोगे 1.6 से तो ये आता है 0.543 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई एनर्जी। अब यहाँ पे रख दो 0.543 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कंपैरिजन कर देंगे 0.543 डिवाइडेड बाय 13.6 यानी 0.04 आ गया ये। यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी जो ऊपर वाली एनर्जी है वो 0.04 इंटू EI हो गई। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया जो कंपैरिजन में हमें बताना था। क्लियर है बेटा? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, बाद में कंपेयर कर लेंगे क्योंकि कंपैरिजन करा है। कंपैरिजन का मतलब डिवाइड कर दिया इसको, एनर्जी वर्सेस आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल ये रिलेशन आ गया, ऐसे ही आंसर को छोड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एनर्जी एसोसिएटेड यानी एसोसिएटेड मतलब जो एनर्जी रखता है कोई चीज। कौन रखता है? फर्स्ट ऑर्बिट रखता है। किसका? हाइड्रोजन एटम का। कितना? इतना एनर्जी रखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या कहता है? व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए यानी एन की वैल्यू क्या हो गई? 5। इसके लिए हमें एनर्जी निकालनी है यानी E5 निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। तो E5 यानी फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z की वैल्यू क्या है? हाइड्रोजन एटम की बात होगी तो इसके लिए Z की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 स्क्वायर। N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 का स्क्वायर यानी -13.6 डिवाइडेड बाय 25। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी फिफ्थ ऑर्बिट की। तो सोल्व कर लो इसे। -13.6 डिवाइडेड बाय 25 तो -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई विद 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है बेटा, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या कहता है कि ऑल्सो कैलकुलेट द बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट रेडियस, यानी रेडियस भी निकालनी है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर बाय z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। हाइड्रोजन एटम के लिए ही पूछ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है। यानी हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या होती है? 1 और फिफ्थ ऑर्बिट है यानी n की वैल्यू 5 हो गई क्योंकि फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो R5 क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो R5 हो गया 25 इंटू 0.529 यानी 13.225 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी और ये इसकी रेडियस आ जाएगी। इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे छोड़ना चाहो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द वेव नंबर। हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी न्यू बार निकालना है। हमें क्या निकालना है? न्यू बार फाइंड करना है। किसके लिए? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन की। किसके अंदर? बामर सीरीज के अंदर। अब बामर सीरीज के अंदर n की वैल्यू क्या होती है?
इसको जानने के लिए आपको वन शॉट देखना पड़ेगा, तो वन शॉट देखो जाकर, ठीक है। तब तक हम क्वेश्चन करते हैं। तो बामर सीरीज के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, यानी किसी भी हायर शेल से या ऑर्बिट से यदि 2 शेल या ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वापस, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन एमिट होगा वो बामर सीरीज का होगा, ठीक है बेटा। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है, यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए उस रेडिएशन की जो निकलेगा, ठीक है। यानी n = 2 में आना है, किसी हायर n की वैल्यू से आना है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जब आएगा तो जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। यदि इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी जो निकल रही है या रेडिएशन जो निकल रहा है उसकी लैम्डा मैक्सिमम हो, इसका मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ना एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की। तो यदि वेवलेंथ मैक्सिमम हो, लॉन्गेस्ट हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अब एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब ये सबसे नजदीक से आएगा, जब ये सबसे नजदीक से आएगा कौन, इलेक्ट्रॉन, यानी n = 2 से सबसे नजदीक हायर n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये रेडिएशन जो है वो 3 से 2 में होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एमिशन होगा या एनर्जी निकलेगी उसी को हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो हमें क्वेश्चन को पढ़कर समझना है। अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल, न्यू बार = RH × 1/n1² - 1/n2²। न्यू बार हमें निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स इंटू n1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1/2² माइनस n2 की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स 1/4 - 1/9। अब इसका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता होगा, चलिए 36, 9 - 4, तो न्यू बार क्या हो गया, 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स इंटू 5, 9 में से 4 गया तो 5, नीचे 36 है, इसे अब हम करेंगे सोल्व। चलो सोल्व करते हैं, तो ये आएगा 1.1 × 5 / 36, तो ये आ गया 0.153 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। अब इस डेसिमल को जो मैं यदि यहाँ ले जाना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1.53 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आ गया हमारे पास, वेव नंबर आ गया, कितना आ गया, 1.53 × 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यदि आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बजाय शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ लेता तो एनर्जी क्या हो जाती है उसके कोरस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम हो जाती। मैक्सिमम कितनी, यानी बहुत दूर से आएगा इलेक्ट्रॉन, बहुत दूर से कहां से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है। तब हम इन्फिनिटी लेते यदि हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए कहता, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, क्या कह रहा है, द बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 से किसी भी हायर से आ सकता है, ठीक है। ये विजिबल रीजन में लाई करता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। तो कैलकुलेट करो वेव नंबर उस लाइन का जो एसोसिएटेड हो विद द ट्रांजिशन इन बामर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n = 4 ऑर्बिट, यानी n = 4 से n = 2 में आ रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन होगा उसका वेव नंबर मुझे बता दो। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, साफ सीधी बात ये, ठीक है। ये सब लाइन को पढ़ने के बाद आपके पास कुछ ऐसी पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला, न्यू बार = RH × 1/n1² - 1/n2²। वेव नंबर हमें निकालना है, यानी न्यू बार क्या हो जाएगा, 109,677 सेंटीमीटर। देखो यदि तुम्हें वैल्यू ना गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, जैसे इसके अंदर RH की वैल्यू लिखी है तो उसी को यूज करते हैं। यदि लिखी हुई वैल्यू ना हो तो जो मैंने वैल्यू बताई है 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स उसको भी यूज करेंगे, ठीक है। यदि लिखी होगी वैल्यू तो वो ही लिखनी है, यानी सेंटीमीटर में ही निकालना है इसका आंसर, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। n1 कितना है, 2 है,
क्या है 2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस n2 कितना है 4, यानी 1/4 का स्क्वायर। तो सोल्व करोगे 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1/4 माइनस 1/16, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 16 ऊपर जाएगा तो 4 4 4 जा 16 माइनस 1, तो कितना आ गया 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 3/16। तो अब इसे करेंगे हम सोल्व। चलिए 109,677 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गया 20564.437 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसे डेसिमल को यहां सरकाना है मुझे, तो कितना 4 हो गया, यानी 2.0, यानी न्यू बार को मैं क्या लिख सकता हूं 2.05 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे इसको आंसर में हम छोड़ देंगे फाइनली। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, या वैसे भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ज्यादा अच्छा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, कैलकुलेट दी एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। एनर्जी कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। चलो जो दो चीजें निकालेंगे, एनर्जी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू होती है, न्यू बार नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। द रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n is equal to 3 to n is equal to 2, यानी n is equal to 3 से n is equal to 2 में जंप कर रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बताओ और एनर्जी बताओ। तो बताओ कैसे करेंगे, हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एक इक्वेशन लगाएंगे। क्या इक्वेशन होती है, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो न्यू बार इज इक्वल टू आर एच 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स इंटू n1 कितना है 2, यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस n2 कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो न्यू बार क्या आ गया 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स इंटू 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लोगे तो आएगा 36, ऊपर जाएगा 9 माइनस 4, यहाँ पर 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स जू का तो चल ही रहा है जब से। न्यू बार इज इक्वल टू दिस, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स इंटू 5/36। इसको अब हम करेंगे सोल्व। चलो 1.1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 36, तो कितना आ गया 0.153 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये क्या आ गया, न्यू बार आ गया। ठीक है, क्या आ गया, न्यू बार आ गया ये हमारे पास। चलो अब न्यू बार हमें पता चल गया, अब हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, बल्कि वेवलेंथ तो निकालनी भी नहीं है तो क्यों निकालेंगे, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या होती है hc बाय लैम्डा, hc 1/λ ऐसे लिख लेंगे, E इज इक्वल टू hc 1/λ न्यू बार, डायरेक्ट न्यू बार की वैल्यू रखेंगे। तो एनर्जी क्या हो जाएगी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी c होती है। न्यू बार क्या है 0.153 इंटू 10 की पावर 7। सब कुछ मल्टीप्लाई करो तो जूल में आंसर आएगा। 6.6 इंटू 3 इंटू 0.153, 3.029 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 7, यानी एनर्जी क्या आ गई 3.029 इंटू 10 की पावर में माइनस के 34 प्लस 8 प्लस 7 इन 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई। अब एनर्जी निकाल ली तो फ्रीक्वेंसी भी निकालो। कैसे निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला लगाकर ही निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, c इंटू 1/λ लिखोगे तो कोई गलत बात नहीं है।
सी इंटू न्यू बार भी लिख सकते हैं, तब भी कोई गलत बात नहीं है। तो सी की वैल्यू रखो, न्यू बार की रखो। सी क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू न्यू बार कितना है 0.153, 0.153 इंटू 10 की पावर 7। तो 3 इंटू 0.153 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 7, 3 इंटू 0.135, 3 इंटू 0.135 ये आएगा 0.459 इंटू 10 की पावर 15। किस में आ जाएगी, सेकंड इनवर्स में आ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। तो इसे क्या और लिख सकते हैं, 4.59 इंटू 10 की पावर में 15। यदि एक डेसिमल इधर ले जाते हैं तो 10 की पावर में माइनस में जाएगा, यानी 4.59 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। ये क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। यानी हमें क्या निकालना था, एनर्जी निकालनी थी, और साथ में क्या निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी। हमने एनर्जी भी निकाल दी और फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी। क्लियर है बेटा। तो ये था बोहर्स मॉडल और हाइड्रोजन एटम के ऊपर क्वेश्चंस। तो इसका यदि आपने वन शॉट नहीं देखा है तो उसको वन शॉट को जाकर जरूर देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो ये मैं पिक्चर बना रहा हूँ बार बार, ये वाली पिक्चर, ये आपको बनानी आ जाए। क्योंकि ये बनानी आ गई इस तरह के क्वेश्चंस में तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, फिर मैथमेटिक्स रह जाती है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बाय बाय। पढ़ते रहें ऐसे ही।